हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज अकाउंट्स का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिसोल्यूशन का मतलब होता क्या है। अब तक आपने पार्टनरशिप पढ़ी, फिर उसके बाद आपने एडमिशन पढ़ा, फिर नया पार्टनर आता है वहाँ एडमिट होता है, फिर उसके बाद आपने रिटायरमेंट पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा डेथ के बाद अब हमारा चैप्टर आता है डिसोल्यूशन, जहाँ पर हम पूरी की पूरी फॉर्म को क्लोज करने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात। डिसोल्यूशन में सीधा सा मतलब है किसी भी फर्म को आप कह सकते हो बंद कर देना, बंद कर देना। तो नॉर्मल इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब ये चैप्टर है तो आपका बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है, मगर इस चैप्टर से आपकी जो वेटेज है वो है मिनिमम 6 to 8 मार्क्स की। अब शुरू करेंगे इसके कॉन्सेप्ट से, क्योंकि सीधा क्वेश्चंस पे आ नहीं सकते और क्वेश्चन आपको बिना कॉन्सेप्ट के समझ भी नहीं आने वाले। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के पहले पॉइंट में लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक अलग चीज़ है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक अलग चीज़ है। आपने पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप खत्म होती है तो होने दो, वहाँ पर क्या है, फर्म तो कंटिन्यू रहने वाली है, फर्म पे इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बोला गया है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पर फर्म पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, मगर अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वहाँ फर्म तो बंद हो ही रही है, इसके साथ साथ हमारी पार्टनरशिप भी खत्म होने जा रही है। क्लियर है। पार्टनरशिप के खत्म होने से फर्म खत्म नहीं होती, मगर फर्म के खत्म होने से फर्म तो खत्म होती ही होती है, प्लस पार्टनरशिप भी हमारी खत्म हो जाती है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस चेंज इन रिलेशन अमंग पार्टनर्स दैट इज रिकंस्टिट्यूशन बट फर्म कंटिन्यू। तो अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को थोड़ा डीप बताऊं तो इसका कहने का मतलब है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर्स का रिलेशन है, आप देख सकते हो ये पार्टनर का रिलेशन है, उसके बीच में चेंज आता है, वो रिकंस्टिट्यूट हो जाते हैं, मगर हमारी फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। और यहीं पर अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करी जाए तो इसका मतलब है बिजनेस इज क्लोज्ड, फर्म को क्लोज करा जा रहा है, एंड द फर्म इज डिसॉल्व। अब फर्म को क्लोज करा जा रहा है, सीधी सी बात है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म बंद हो रही है। तो एक छोटा सा एक इसका मीनिंग था चैप्टर का, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर इन द फर्म। अगर आप इसी बात को कानून की भाषा में समझने की कोशिश करो तो कानून सेक्शन 39 इंडियन पार्टनरशिप 1932 एक्ट के तहत यह लिखा गया है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करते हैं, फर्म को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसका सीधा सा मतलब है वहां पर जो भी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप भी खत्म होने जा रही है। एज अ कानूनी ये लाइन लिखी हुई है। तो ऑल ओवर मतलब सेम है, मतलब कानून है तो भाई थोड़ा सा अपने तरीके से दिखाएगा ही दिखाएगा, कुछ ना कुछ अलग लिखकर, ठीक है। अब मोड्स क्या होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सबसे पहला मोड, मतलब फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो किन किन तरीके से हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब इसका मतलब आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है आपसी सहमति, या हम इसे कह सकते हैं वॉलंटरी डिसोल्यूशन, मतलब सेम है। कहने का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पहला पॉइंट म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब तीन पार्टनर मान लो एक फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, काम करते रहे अपनी ज़िंदगी के उन्होंने 20 साल उस फर्म को चलाने में निकाल दिए। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि भाई बहुत काम हो गया और अब इस फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, सबकी आपसी सहमति हो गई। तो इसीलिए मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का पहला पॉइंट आता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर आपसी सहमति है तो आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो अपनी मर्जी से। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में क्या होता है, आपको वो फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी। अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं,
इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। मान लो जो भी पार्टनर थे फर्म के अंदर वो इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। या आप कह सकते हो कोई तीन पार्टनर थे, ये तीन पार्टनर थे, इनमें से कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया, ये इंसॉल्वेंट हो गया, अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो हो सकता है पार्टनरशिप डीड में ऐसी बात लिखी हो जिस टाइम हम फर्म को शुरू कर रहे थे कि अगर जितने भी पार्टनर हैं उनमें से किसी भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पर आता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। हो सकता है हमने डीड में ये बात लिख रखी हो तो हमें डिसॉल्व करनी ही करनी पड़ेगी। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑब्वियसली यार अब बंद करने का टाइम आ गया। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट की तरफ से भी कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां पर हमें फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट है पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अभी इसका मतलब क्या होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का? इसका मतलब है अगर तीन पार्टनर थे और उनमें से एक पार्टनर पागल हो गया, अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि फर्म में अपना योगदान दे सके। यानी अगर कोई भी एक पार्टनर पागल हो जाता है तो आपको फर्म को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कोर्ट की बात आपको माननी भी पड़ेगी। पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल। आप मान लो कोई पार्टनर घूमने गया, घूमने जब वो गया तो वो जो वादियों में घूम रहा था तो वहाँ से उस पहाड़ से पैर उसका फिसल कर वो टूट गया। अब इसका एक पैर नहीं है, ठीक है, ये एक ही पैर है। तो कोर्ट हो सकता है ये कह दे कि भाई अब ये बंदा जो है काम करने की कंडीशन में नहीं है तो आप कृपया करके इस फर्म को बंद कर दो। और जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर आपको मानना भी पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है पार्टनर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मान लो तीन पार्टनर थे फर्म के अंदर, कोई एक पार्टनर गैर कानूनी काम करता हुआ पकड़ा गया। अब जब वो गैर कानूनी काम करता हुआ पकड़ा जाए, तुम काम गलत कर रहे हो तो अब जो तुम्हारी फर्म है इसको बंद करना पड़ेगा तुम्हें। बहुत से केसेस ऐसे आ जाते हैं जहां पर कोर्ट को पता चलता है कि इन तीन पार्टनर में से एक पार्टनर गलत काम करता है, आप कह सकते हो चरस गांजे की तस्करी करता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, स्मगलिंग करता है। तो वहां पर कोर्ट क्या करता है, एक ऑर्डर क्रिएट करता है और वो कहता है कि अब आपको ये फर्म क्लोज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्टनर ऑल द कोर्ट में थिंक फिट। और इसके अलावा भी ऐसा हो सकता है कोर्ट को ऐसा लगने लगे कि यार मेरे को लगता है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के मन में कोई भी बात आ जाए फर्म को लेकर, अब कोर्ट ने अपनी सहमति से, उसके मन में क्या है हमें नहीं पता, उसने कहा कि अब आप फर्म को बंद कर दो, तो भी उन पार्टनर को वो कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा, उन्हें फर्म को बंद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक अगर कहानी क्लियर है तो फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं। ये सारी की सारी मैंने आपको जो बातें बताई है ये बताइए कोर्ट की तरफ से जब डिसॉल्व होती है फर्म, तो इन कारणों की वजह से डिसॉल्व होती है। अब आता है फोर्थ पॉइंट बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। तीन पार्टनर थे, तीन पार्टनर जब पार्टनरशिप हुई थी तो उन्होंने कहा कि चलो भाई जब तक पार्टनरशिप चलती रहेगी, जब तक फर्म चला रहे हैं, और जब मन करेगा तो हम इस फर्म को बंद कर देंगे। और आपने ये पॉइंट पार्टनरशिप एट विल वाला 11th क्लास में भी पढ़ा है, आपको याद होगा। यहाँ पर एक नोटिस जारी करा जाता है पार्टनर्स की तरफ से, चलो भाई अब इस फर्म को बंद कर देते हैं। जब सारे सहमत हो जाते हैं तो फर्म बंद हो जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस वक्त फर्म को स्टार्ट करा था या कोई पार्टनर को एडमिट करा था, पार्टनरशिप डीड बनाई गई थी और उस पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिख दिया था अगर कंपनी के अंदर कोई बंदा बिना नहाए धोए आ गया तो हम उस फर्म को बंद कर देंगे, उसी दिन बंद कर देंगे। अब पार्टनरशिप में जो बात लिखी थी वो तो माननी पड़ेगी ना, डीड में जो बात लिखी हुई है। अब तुम क्यों बिना नहाए आए, है ना, अब बिना नहाए आ गए तो भुगतना तो पड़ेगा, और वो गलती से हो गया तो इसलिए यहाँ पर लिखा है हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, ऐसी कोई बात जो नहीं होनी चाहिए थी और वो गलती से हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आपको वो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है बिना नहाए आए और ऐसा फर्म डिसॉल्व होने लगी तो बस पता नहीं क्या ही होगा, मगर ऐसा बोला जाता है।
तो यहाँ पर किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है इतने सारे पॉइंट से? चलो बताओ। इवेंट का जो लास्ट पॉइंट था, बिना नहाए आता है। अच्छा, बिना नहाए आए, ठीक है। आप ये कह सकते हो 3 पार्टनर थे, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया कि हम तीनों पार्टनर जब तक जीवित हैं तब तक इस फर्म को ऐसे ही चलाते रहेंगे। जिस भी दिन किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो गई तो उस दिन हमें फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व। तो ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ही तो हो गया, हमें पता थोड़ी था ऐसा हो गया, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना था, ठीक है, इसलिए हमने ये फर्म क्रिएट करी थी। मान लो पूरी इंडिया के अंदर हर जगह पर सोलर पैनल लगाने हैं पूरी इंडिया में, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है, ठीक है। तो अब ये फर्म तब तक डिसॉल्व नहीं होगी जब तक हम पूरी इंडिया के अंदर सोलर पैनल नहीं इंस्टॉल कर देंगे। जिस दिन इंस्टॉल हो गए उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। तो ये ना नहाने वाला पॉइंट कृपया करके ज़्यादा दिल से मत लगाइएगा, ठीक है। पॉइंट एक्चुअल में ये है जो मैंने आप बताया, समझ आ गई बात? इसके अलावा किसी का कोई डाउट? अब बात करेंगे बच्चों सेक्शन 48 के बारे में, जो कानून की किताब में लिखा गया है और जिसे हमें फॉलो भी करना पड़ेगा। भाई कानूनी चीज़ें सारी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर सेक्शन 48 के अंदर लिखा हुआ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब आप ये बात तो जानते ही हो कि आप फर्म को डिसॉल्व करने जा रहे हो, यानी कि फर्म खत्म हो रही है, तो हमें अकाउंट को कैसे सेटल करना पड़ेगा, मतलब अकाउंट्स के सेटलमेंट किन किन तरीकों से होंगे। सबसे पहला क्या होगा, अगर फर्म को बंद करते समय आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि हमें तो भैया लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस, तो पैसा तो लोगों का चुकाना पड़ेगा ना, या लेकर भाग जाओगे? भागने नहीं देगा कोई भी, आपको पैसा देकर जाना पड़ेगा। तो उनकी कंडीशन सेक्शन 48 में पहले ही लिख दी गई है कि फर्म डिसॉल्व होती है तो सबसे पहले कोई लॉस है, फर्म बंद करने के बाद हमें पता लग रहा है कि हमारी फर्म को लॉस हो रहा है, तो आपको वो लॉस कहाँ से पूरा करना है? फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें से आपको वो पे करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है, अगर फिर भी वो लॉस का अमाउंट बच जाता है तो उसके बाद आप उस लॉस को कैसे दोगे? आप देने वाले हो देन पेड आउट ऑफ कैपिटल। जो भी पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आए थे, जिस वक्त वो फर्म को शुरू कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने जो भी कैपिटल लगाई थी वो उस कैपिटल में से उस बंदे का पैसा वापस देने वाले हैं। नेक्स्ट आता है लास्टली बाय पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी फिर बचेगा, उसके अलावा जो भी अमाउंट बचेगा फिर वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे PSR रेशियो। अब बी पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट। एप्लीकेशन ऑफ एसेट, सबसे पहले आपको फर्म को डिसॉल्व करते समय कौन कौन से पैसे देने होंगे, ये तो हमारा सेटलमेंट आ गया, किस तरीके से अकाउंट को सेटल करना है अगर लॉस की कंडीशन आ रही है। अब हमें कौन कौन से पैसे देने पड़ेंगे? तो पहला होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं आप लोगों को, ऐसे समझ नहीं आने वाला। मान लो ये आपकी फर्म थी, आपने इसकी एसेट्स को बेचने की तैयारी कर ली। अब एसेट फर्म के अंदर तो बिकने वाली है नहीं, आपको उन एसेट्स को लेकर मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में खरीदार खड़े होंगे, उन लोगों को आप ले जाकर बेचोगे। तो जितनी भी एसेट हमारी फर्म के अंदर खड़ी हैं वो खुद चलकर तो जाएंगी नहीं, उनको लेकर जाना पड़ेगा। आप बाय रिक्शा लेकर जाओ, बाय प्लेन लेकर जाओ, बाय ट्रेन लेकर जाओ, जैसे भी आप लेकर जाओगे तो उसका एक्सपेंस तो आपको देना पड़ेगा ना, वो खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जब वो खर्चा आपको देना पड़ेगा तो वो कौन से अकाउंट में आएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में वो काउंट करा जाएगा। जब तक हम उन्हें बेचने के लिए खर्चा नहीं करते तब तक वो बिकेंगी ही नहीं। अगर हम पहले ही सोचकर बैठ जाएं नहीं भाई मैं कोई खर्चा नहीं करने वाला, तो हमारी वो कोई भी एसेट नहीं बिकेगी। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस, उन एसेट्स को बेचने के लिए जो भी हमें खर्चा देना है पहले वो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद किसके पैसे दिए जाएंगे? आउटसाइड लायबिलिटी। अब यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी दो टाइप्स की है, एक है आउटसाइड लायबिलिटी सिक्योर्ड और एक है आउटसाइड लायबिलिटी अनसिक्योर्ड। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों का मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं एक है हमारा राम और दूसरा है श्याम। अब राम बंदा है, उसने हमारी फर्म को पैसे दिए, मतलब उसने कहा कि लो भाई लो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। वो बंदा पैसे लेकर
फॉर्म के अंदर आया या फॉर्म वालों ने उसे बुलाया, उसने यहाँ पर पैसे दे दिए, मगर राम ने अपनी एक बात रखी कि मैं तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ मगर इसके बदले मुझे कोई ऐसी चीज़ तो दो जिससे कि कल को अगर तुम मेरे पैसे नहीं मेरे को लौटाते तो वो मेरे पास गिरवी रहे और मैं उसे मार्केट में ले जाकर सेल कर दूँ तो मेरे पैसों की पूर्ति हो जाए। अब राम ने पैसों के बदले यहाँ से क्या ले ली? सिक्योरिटी। कहने का मतलब मेरा क्या था? सिक्योरिटी ले ली। तो इसीलिए राम कौन सी कंडीशन में आ गया? सिक्योर्ड लाइबिलिटी की कंडीशन में आ गया। मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी है, बाहर से पैसा उठाया मगर वो कौन सा वाला था? वो था सिक्योर्ड। अब इसी की जगह पर आप दूसरा देखोगे, आउटसाइड लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड। श्याम एक व्यक्ति था, ये थोड़ा दिलेर किस्म का व्यक्ति है, पैसे इसने भी हमारी फर्म को दिए, इसने कहा लो भाई लो पैसे ले लो, मगर इसने कोई सिक्योरिटी नहीं ली। सिक्योरिटी क्यों नहीं ली? उसने खुलकर बोला कि अगर तुम मेरे पैसे मुझे नहीं भी लौटाते तो मेरे पास एक बेसबॉल का डंडा रखा है, मैं सीधा फॉर्म में आऊँगा, तुम्हारे ऊपर बजाऊंगा और अपने पैसे लेकर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर दिलेर किस्म का बंदा पैसे निकालने जानता है, तो इसीलिए ये हो गया अनसिक्योर्ड। इसलिए बोला गया इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये अनसिक्योर्ड आउटसाइड लाइबिलिटी में आएगा। अब इसको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे थर्ड नंबर पे। आपको याद है मैंने क्या बताया? पहले नंबर पे हम कौन सा खर्चा करेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये फर्स्ट नंबर हम इसको पे करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारा आउटसाइड लायबिलिटी, सिक्योर्ड, जिनके पास हमारी सिक्योरिटी पड़ी हुई है उनको पैसा देंगे। तीसरे नंबर पे जो अनसिक्योर्ड है हम उनको पैसा देने वाले हैं। फोर्थ नंबर पे जो भी पार्टनर फर्म को लोन देकर बैठा होगा, आपने देखा था ना बैलेंस शीट के अंदर हम लायबिलिटी साइड किसी पार्टनर का नाम के आगे लिखा हुआ देखते थे कि राम लोन या श्याम लोन, इस तरीके से लोन का नाम आता था। तो कहीं ना कहीं वहां पर हम क्या समझते थे उस चीज को देखकर कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है। अब इन तीनों के तो पैसे दे दिए, चौथे नंबर पे दिए जाएंगे उस पार्टनर के पैसे जिसने बुरे वक्त में फर्म को लोन के नाम के पैसे दिए थे। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट यहां पर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर को कैपिटल का पैसा दिया जाएगा, जो भी उनकी कैपिटल वगैरह का अमाउंट होगा, भाई जो उन्होंने लगाई थी फर्म की स्टार्टिंग में, वो घर से ले लेकर आए थे, कोई 1 लाख लाया था, कोई 50,000 लाया था, जो भी आप बैलेंस शीट में लिखा हुआ देखते थे, अब उनको उस कैपिटल का अमाउंट हम उन्हें वापस कर देंगे। तो ये कौन से पॉइंट पर दे रहे हैं हम? 5th पॉइंट पर। इसके बाद अगर कोई आपका अमाउंट बचता है, हालांकि 12th के इस चैप्टर में तो कोई भी अमाउंट बचने नहीं वाला, ठीक है, आपको इन्हीं पैसों को पूरे करने के लाले पड़ने वाले हैं, ठीक है, फर्म मोस्टली लॉस में निकलने वाली है। फिर भी अगर आपका कोई अमाउंट बचता है, रेसिड्यू इफ एनी अमंग पार्टनर इन PSR, अगर अमाउंट बचा तो सारे के सारे पार्टनर क्या करेंगे? आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है ये पॉइंट भी? अब सेक्शन 48 की तो कहानी हमने पूरी पढ़ ली है पूरे अच्छे से, सेक्शन 48 के वकील बन चुके हो आप लोग। अब सेक्शन 49 जो कि अब आपको पढ़ना है कानूनी किताब का, इसमें लिखा हुआ है फर्म्स डेप्ट, दूसरा लिखा है प्राइवेट डेप्ट। अब पहले इसका मतलब बता देता हूँ, फर्म्स डेप्ट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। भाई मान लो फर्म का कोई खर्चा है, फर्म का खर्चा इन द सेंस फर्म का कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पड़ा है, या फर्म को किसी ऐसे बाहर वाले को पैसे देने, या फर्म का कोई भी खर्चा हो सकता है, उसे हम बोलेंगे फर्म डेप्ट। डेप्ट ओड बाय फर्म टू आउटसाइडर। तो फर्म पहले क्या करेगा? अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को, मान लो ये फर्म की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको सेल आउट करा जा रहा है। अगर फर्म की प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, इससे आया हुआ पैसा फर्म अपने खर्चे चुकाने में पहले इस्तेमाल करेगा या पार्टनर के ऊपर हुई लायबिलिटी के खर्चे चुकाने में इस्तेमाल करेगा? ऑब्वियसली भाई फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म उसे सेल कर रही है, तो फर्म के पास जो भी पैसा आ रहा है वो ये कहेगी कि मैं पहले अपना कर्जा निपटाऊंगी, उसके बाद पैसा बचा तो मैं पार्टनर के ब्याह पर उसको पे कर दूंगी, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया है पहले नंबर पे फर्म डेप्ट, जो भी पैसा आएगा उससे पहले फर्म का डेप्ट चुकाया जाएगा। नेक्स्ट फिर प्राइवेट डेप्ट, यानी कि जो भी पार्टनर्स वगैरह के डेप्ट वगैरह हैं उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइवेट डेप्ट। अगर किसी बंदे की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको बेचकर
आपके पास कुछ अमाउंट आ रहा है, यानी कि आप पैसा लेकर आ रहे हो उसको बेचकर, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पैसे से आप पहले फर्म का डेप्ट क्लियर करने वाले हो या प्राइवेट डेप्ट क्लियर करने वाले हो। ऑब्वियसली जब फर्म ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर पहले अपना डेप्ट क्लियर करा, तो यहाँ पर पार्टनर अपना प्राइवेट डेप्ट को बेचकर, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे पहले अपना जो भी उनका डेप्ट है वो उसको क्लियर करेंगे, बचे हुए पैसे से फर्म का डेप्ट क्लियर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर आ गया होगा। ये था हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर का पहली कॉन्सेप्चुअल वीडियो का पहला पार्ट। इसके अलावा और भी कुछ बातें रह गई हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में समझाने वाला हूँ।